बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जिस्टेनियन लॉ चैम्बर। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे जो हमारा डिस्कशन होगी वो है लॉ गेट के हवाले से कि जो एलएलबी के बाद न्यू कमर या जो भी स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको लॉ गेट के हवाले से जो जो इशू दरपेश हैं हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम सीपीसी को सीपीसी के हवाले से कि सीपीसी के अंदर जो लॉ गेट के क्वेश्चन हैं, जो एमसीक्यूज़ आते हैं या जो फिलिंग्स दी ब्लैंक्स है जिनको आप छोटे छोटे उसमें उन्होंने सवाल रखे होते हैं, उनको आपने किस तरह ऑपरेट करना है, किस तरह अटेम्प्ट करना है, तो उस हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ सीपीसी की जो सेक्शंस हैं, सेक्शन की हद तक, क्योंकि हम आज आर्डर्स को टच नहीं करेंगे। सेक्शन क्या है, सेक्शन में जो हम आज स्टार्ट लेंगे उसमें इस स्टार्ट लेने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं स्टूडेंट्स के लिए या न्यू कमर्स के लिए कि ये स्पेशली हम इनको फॉलो करें। इसको फॉलो हम इस तरह करें कि जो लोग जिस वक्त तक अपने अदारों से एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेते, एलएलबी कंप्लीट नहीं कर लेते, एलएलबी का एग्ज़ाम नहीं दे देते, वो कोर्स में किसी सीनियर को ज्वाइन ना करें। वो इसलिए लीगली भी वो अलाउ नहीं है और अपना जो उनकी एजुकेशन का जो सिलसिला है वो डिस्टर्ब होता है। आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, आप अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एग्ज़ाम कंप्लीट थर्ड ईयर का या लास्ट जो आपका सेमेस्टर होता है वो देने के बाद आप किसी सीनियर को ज्वाइन करें या कोर्स में आप आएँ। उसके बगैर जो स्टूडेंट्स भी हमारे आते हैं, मैं उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि आप मेहरबानी करके आप ना आएँ। उसकी वजह यह है कि आपकी जो एजुकेशन के उसके अंदर तसलसल के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगी, क्योंकि कोर्स का जो प्रोसीजरल सिस्टम जो है ये प्रैक्टिस है। और जब आप अपनी एजुकेशन जिस वक्त जो तो चीज़ें आप पढ़ते हैं इदारों में, वो चीज़ें और ये चीज़ें, इन दोनों में जो है वो बहुत सारा मुख्तलिफ, उसका प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें आपकी मुख्तलिफ हैं। अब इसको जो मैं अब स्टार्ट लेता हूँ, स्टार्ट लेने से पहले पहली बात यह है कि आपने ये क्वेश्चन जो है इनको मद्देनज़र किस तरह रखना है और किस तरह। पहली बात यह है कि आप इन क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल इसको सीपीसी हो, पीपीसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपका क्रिमिनल हो का जो भी हो, इसको या एविडेंस एक्ट या आपका कानूनी शहादत है, इसके साथ जो आपकी एथिक्स की जो भी है या जो आपकी बार कौंसिल के हवाले से जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनको आप माइन्यूटली देखें। देखने की बात यह है कि आपने उसको स्टार्ट से लेके लास्ट तक याद कोई भी नहीं कर सकता। याद करना किसी के बस में नहीं होता। जो जीनियस होते हैं, जो ज़्यादा जिनको माशाल्लाह खुदा ने सलाहियत दी होती है, वो लोग उसको याद करते हैं। लेकिन आपने उन चीज़ों को देखना है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसको आपने अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट किस तरह करना है, अब सीपीसी को हम सारे लोग, हम वकला यूज़ करते हैं जी। सीपीसी 1908 में बनी। अब हमें ये नहीं पता कि 1908 के किस महीने में बनी। अब वो महीना, वो डेट, वो आपको याद होनी चाहिए। ये छोटी सी चीज़ जिसको आप इग्नोर करते हैं, यही आपके क्वेश्चन में आती है। अब आपने ये चीज़ आप देखें, जब उसका प्रीएम्बल या उसका जो टाइटल या उसका जो पहला पेज है जिसके अंदर सीपीसी का लिखा होता है जी कि सीपीसी कब बनी, उसमें आपको 21 मार्च 1908 इसका जिक्र होगा। अब मार्च का और डेट का ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये क्वेश्चन आपका आता है जब आप 1908 तो रोजाना आप पढ़ते हैं क्योंकि हर सीपीसी की हेडिंग पे 1908 लिखा होता है, लेकिन उसकी जो डेट है, उसका जो मंथ है, वो किसी को नहीं पता होगा। ये चीज़ आ जाएगी। अब फिर इसके बाद इसकी जब डिफिनेशन, जब प्रीएम्बल को जब हम टच करते हैं कि ये जो है कब से, इसकी प्रीएम्बल की जो डिफिनेशन या प्रीएम्बल को हम किस तरह पढ़ते हैं, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ता हूँ। वो इस तरह है कि एन एक्ट कंसोलिडेटेड एंड अमेंड द लॉज, ठीक, रिलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुरिसडिक्शन, वेयर एज it is expedient to the consolidate and amend the laws relating to the procedure of the court of civil jurisdiction. It is hereby enacted as follows. अब ये उसकी ऊपर उन्होंने जो प्रीएम्बल के ऊपर उन्होंने टाइटल में जो लिखा हुआ है ये, अब इसके अंदर आपकी छोटी छोटी चीज़ें वो ब्लैंक्स डाल देंगे, वो कंसोलिडेट को डाल देंगे, अमेंड दी लॉज को डाल देंगे, रिलेटेड को डाल देंगे, सिविल कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है इसमें से कोई ना कोई चीज़ वो ब्लैंक्स में डाल सकते हैं। ये आपने इनको, इसकी जो बुनियादी चीज़ सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है कि ये कंसोलिडेट एंड अमेंड दी लॉज ये भी आती है। अब इन कंसोलिडेट और अमेंड दी लॉज या उनको जब जमा किया जाता है, जब जाकर के कानून के सिविल जितने कानून थे उन्होंने सीपीसी को बनाया। अब ये तो इसकी डिटेल आ गई। इसके बाद अब जो हम इसको पढ़ते हैं कि सेक्शन वाइज जो आ गया जी के 1 डे ऑफ जनवरी से इसको
1909 में इसकी एनेक्टमेंट हुई है, लेकिन इसकी जो 21 मार्च को जो उन्होंने 1908 को ये बनी है, एसेंट बाय द गवर्नर से इन्होंने साइन लिया, लेकिन इसकी जो आ गया जी, इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी 1909। अब ये दो डेट्स हैं, आप इसको कंफ्यूज नहीं होना कि 21 मार्च को, क्योंकि वो गवर्नर ने जब साइन करके उसको वो बनाया तो उसमें उसकी डेट और है, और जब इसको कम इनटू फोर्स कब इसको एनेक्ट इसको किया गया है उस हवाले से ये डेट भी आपकी इसमें बाकायदा लिखी हुई है कि ये देखें, इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909, 1909 से, कि ये इसका अमल या इसका जो आप ये कह सकते हैं नाफिज कब हुई, नाफिजुल अमल, या इसको जो है आपने लागू कब किया गया, वो उसकी डेट ये डेटें थोड़ा सा आपने समझना है। अब इसके साथ आपका जो है जी इसकी एरिया, ये किस जगह पे, ये क्योंकि ये होल ऑफ पाकिस्तान, इटका जो इसकी जो है लागू होने की एक्सटेंड टू दी होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के ऊपर है। बाद में चलें वो अमेंडमेंट्स की बात है, हम उस पर नहीं जाते कि जो प्रोविंशियल सतह पे इन्होंने लादा की है, लेकिन हमने जनरल सीबीसी को देखना है। अब इसके साथ जो है जो इसके कोड्स का जो है जी, कोड्स और रूल्स का जो जिक्र किया हुआ है इसके अंदर। अब कोड्स की डिफिनेशन जो है वो आपको नहीं की गई, वो उन्होंने रूल्स के साथ इसको शामिल किया हुआ है। ठीक, ये चीज़ इसके साथ आपको इसको भी आपने देखना है। अब इसी के साथ आपकी डिफिनेशन क्लास जो आ जाती है, अब डिफिनेशन क्लास छोटी छोटी डिफिनेशन है, आपने उसको देखना है कि जजमेंट क्या है, आर्डर क्या है, डिक्री क्या है, कोर्ट क्या है, प्लीडर क्या है, आपकी जो बाकी जितनी भी उसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर जितनी डिफिनेशनें लिखी हुई हैं, आपने उसको छोटा छोटा देखना है। और वो चीज़ें जो रोज़मर्रा की हैं, जिसका रोज़मर्रा का, क्योंकि रोज़मर्रा वाली चीज़ों में से वो ब्लैंक डालेंगे, आपने देखना है। डिफिनेशन क्लास जो है वो पूरी आगे जो उसकी आर्डर को, सेक्शन को, रूल्स को, सब रूल्स को, इसके अंदर से वो चीज़ें छोटी छोटी हर पैराग्राफ के अंदर वो डील होंगी। लेकिन आपने डिफिनेशन क्लास को देखना है प्रॉपर करके, ताकि उसके अंदर कोई चीज़ आपकी रह ना जाए। अब इसके साथ सेकंड जो आपका आ गया, पहले हम करेंगे डिक्री। डिक्री क्या है? अब डिक्री की डिफिनेशन जो आएगी उसको हम करेंगे, डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन डिटरमिन कंक्लूसिव राइट ऑफ द पार्टीज। अब वो ब्लैंक कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। वो इस तरह कर सकते हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन में से फॉर्मल को ब्लैंक कर सकते हैं, एडजुडिकेशन को कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंक्लूसिव राइट में से किसी एक चीज को मिस कर सकते हैं। ये आपके उसकी। अब डिग्री की दो तरह की उसके अंदर उन्होंने किस्में लिखी हैं, प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री। प्रिलिमिनरी जिसको कह देते हैं हम इब्तदाई, और दो फाइनल जो आपकी आ गई कत्ती डिग्री। ये दो डिग्रियों की एग्जाम या जो उसकी एग्जाम को हम कह सकते हैं, ये दो उसकी किस्में आ गई। अब इसके साथ आपकी जजमेंट। जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द डिग्री आर आर्डर। अब पहले आपने डिग्री की डेफिनेशन पढ़ी, अब डिग्री की डेफिनेशन जो डिग्री को हम यूज करते हैं वो आप देखें जजमेंट में आ गई। जजमेंट में उन्होंने आर्डर और डिग्री को दोनों को आर में यूज किया है। फिर मैं पढ़ता हूं, जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द डिग्री आर आर्डर। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये बात कर दी कि तफसीली फैसला किसी डिग्री या आर्डर पर जिसमें उस डिग्री या आर्डर के ग्राउंड बताए हों, ये डिटेल होती है जजमेंट के अंदर। जिसको इशू वाइज जब जजमेंट लिखी जाती है तो उसमें 1 बाई 1 उसके अंदर जितने इश्यूज भी होते हैं, जितनी तनकीयात भी होती हैं, उसको डिटेल से लिखा जाता है, उसको हम जजमेंट कहते हैं। अब आर्डर देखिए, डिग्री, आर्डर। अब क्या है आर्डर? आ गया जी, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोड विच इज नॉट ए डिग्री, कि जो डिग्री नहीं है वो आर्डर है। अब उन एक्सप्रेशन दोनों में देखें, ऊपर भी उन्होंने कहा है जी डिग्री में भी मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, यहां पे आ गया फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिग्री। उन्होंने ये बात थोड़ा थोड़ा उन्होंने इनके अंदर डिफरेंस है। ये आप जब उसको डीपली पढ़ेंगे तो आप एक दफा पढ़ें, 2 दफा पढ़ें, तीसरी दफा पढ़ें, आपको समझ आएगी। बाजू का ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही, ये इसके अंदर ज्यादा वर्ड्स लेतिन यूज हो रहे होते हैं। आप इसकी कंटेक्चुअल मीनिंग के ऊपर आप तवज्जो नहीं देते, आप इसको ट्रांसलेशन करने पे लग जाते हैं। बात चीज़ें ट्रांसलेशन से नहीं हल होती। आप इसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, आप इसको बार बार पढ़ेंगे, एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको नहीं समझ आएगी, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे आपको नहीं समझ आएगी, तीसरी दफ़ा आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। आप उसको देखें, इसके अंदर पढ़ने का भी तरीका है। ये भी हमारे सीनियर्स जो है बाज़ जगहों पे हमें बताते रहे कि देखिए, कामा,
फुल स्टॉप, आर, एंड, इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। आप इसको जब पढ़ें, एंड के बाद क्या पढ़ें, आर के बाद क्या पढ़ें, कामा के बाद क्या पढ़ें, फुल स्टॉप का, इसके मीनिंग जिस तरह मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो इसी तरह जो वर्ड्स हैं, अब उसमें शेल का वर्ड जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो मैंडेटरी यूज़ हो रहा है। आपका शेल के बाद जो है ऑर्डिनरी, जब आप शेल जब करेंगे वो स्ट्रेस करेंगे, तो ये चीज़ें उसकी मैंडेटरी का किस जगह पे उन्होंने स्ट्रेस किया हुआ है, ये चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ इंशाल्लाह ताला समझ आएंगी। अब इसी के साथ हम सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 बेसिकली जो है ये जुरिसडिक्शन को डील करती है कि सिविल कोड की जुरिसडिक्शन किन किन मैटर्स में है और वो कौन से मैटर हैं जिसमें सिर्फ सिविल कोड की जुरिसडिक्शन बाहर की जाती है। अब उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, मैं वो सिर्फ रीडिंग इसलिए भी करता हूँ कि रीडिंग करने का बेसिक ये है कि रीडिंग आपके पास बुक सीपीसी की है, बेयर एक्ट होता है, बेयर एक्ट, क्योंकि आपको मैं इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा वो बेयर एक्ट यूज़ करें। बेयर एक्ट का आपको फ़ायदा ये होगा कि उसके साथ कमेंट्री डिटेल फालतू नहीं होती। वो इसलिए भी कि आप जब इस वक्त स्टूडेंट एडिशन आपने पढ़ना है, स्टूडेंट एडिशन का मतलब ये है कि आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। हाँ, कोई चीज़ आपने क्लियर करनी है। जब आप लॉ में बाकायदा LLB के बाद आप गेट क्लियर करने के बाद जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आप बिल्कुल CPC को डीपली उसके एक एडिशन, दो एडिशन, जो उसके साथ पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी हो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप बेयर एक्ट यूज़ करें। आप उसकी डिफिनेशन को, उनके जो छोटे छोटे जो उनके मीनिंग्स, जो उनके अल्फाज हैं, उस पर आप गौर करें। अब हम इसको जो करते हैं सेक्शन 9 के, इट सेज दैट द सिविल कोड शेल हैव द जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर expedient of which their cognizance is either expressly or impliedly बार। ये उन्होंने उसमें बता दिया कि जिसको impliedly या expressly अगर बाहर किया गया है वो वाले सूट जो हैं वो सिविल कोर्ट ट्राई नहीं करेगी, वो सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी। जर्नल जो ऑर्डिनरी जितने भी केसेस हैं वो सिविल कोर्ट की डोमेन में आते हैं तो वो उसको एंटरटेन करेंगी। इसमें से वो चीज़ें सेक्शन 9 जुरिसडिक्शन को डील करती है कि बार जो जहाँ पे बार होगी कि कौन सी जगह पे आपकी जुरिसडिक्शन बार की जाती है, कि आप सिविल कोड की जुरिसडिक्शन खत्म हो जाती है, आउस्टर क्लास जैसे कहते हैं, आउस्ट कर जाती है, तो उस हवाले से भी इसमें ये चीज़ आती है। अब इसी के साथ है स्टे अ सूट सेक्शन 10, सेक्शन 10 का और सेक्शन 11 का। सेक्शन 10 जो आती है वो रेस्ट सब जुडिस। रेस्ट सब जुडिस से आप थोड़ा सा इसको समझ जाएं कि जो मैटर विच इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, जो मैटर कोर्ट के अंदर इस वक्त सब जुडिस है। जिस तरह हम कहते हैं कि जी फलां मैटर कोर्ट में सब जुडिस है, अभी हम इस पे बात नहीं करना चाहते। इसी तरह मैटर सब जुडिस यहाँ पे आ गया। सब जुडिस पे आपका ये मतलब है कि वो मैटर अभी डिसाइड नहीं हुआ, ये सेक्शन 10 डील करती है। इसी के साथ सेक्शन 11 है, इसी के साथ वो सेक्शन 11 है रेस्ट जुडिकाटा, द मैटर विच इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। जिस कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया, जो मैटर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसके ऊपर अपना डिसीजन वर्डिक्ट फाइनलिटी होगी, वो रेस्ट जुडिकाटा है। अब सब जुडिस में ये जो मैटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक कोर्ट में ऑलरेडी एंटरटेन किया जा रहा है, चल रहा है, सब जुडिस है, जिस और उसी तरह की उसी सेम पार्टीज के दरमियान उसी तरह का दूसरा मैटर किसी दूसरी कोर्ट में अगर वो दायर कर दिया जाता है तो इसमें ये स्टे अ सूट। स्टे अ सूट में से वो सूट जो सूट अब प्रायर या फॉर्मल कौन सा होगा, जो सूट पहले डिसाइड हो जाता है वो सूट जो है वो उसका उसमें आपका डिसीजन में आ जाएगा, और दूसरा जो आपका सूट प्रायर वाला वो शामिल होगा। अब प्रायर की डिफिनेशन में वो है या फॉर्मल में वो आ जाएगा जो पहले आपका डिसाइड हो जाएगा। अब इसके साथ उनको एक सूट को जो है वो स्टे कर दिया जाएगा उस वक्त तक जो आपका प्रायर वाला सूट जो है, दूसरा सूट जो है वो आपका इसको रोक दिया जाता है और एक सूट आपका उसको चलाया जाता है। ये इसकी सेक्शन 10 के हवाले से और सेक्शन 11 के हवाले से, रेस्ट जुडिकाटा और रेस्ट सब जुडिस के हवाले से। अब आपका जो आ गया जी फॉर्म ऑफ सूट का, जहाँ पे हम थोड़ा सा इसके साथ जिक्र कर लें। फॉर्म ऑफ सूट का मतलब ये है कि वो सूट जो इन क्वेश्चन मुकदमा से पहले डिसाइड हो चुका हो, बेशक वो मुकदमा इन क्वेश्चन मुकदमे के बाद क्यों ना दायर किया गया, लेकिन फैसला जिस सूट का पहले आ गया हो वो फार्मर सूट होगा, और जो बाद का होगा उस मुकदमे को सब्सिक्वेंट सूट कहलाया जाता है। फार्मर सूट का अभी मैंने जिक्र किया, फार्मर सूट का जो और सब्सिक्वेंट सूट का, इसमें थोड़ा सा आपको मैं पहले भी कि जो सूट पहले डिसाइड हो जाएगा वो फार्मर सूट होगा, और जो सब्सिक्वेंट होगा तो उसको हम जो बाद में आएगा उसको सब्सिक्वेंट सूट कहलाएंगे। अब इसी के साथ हमारी 12 सेक्शन जो है, सेक्शन जो आ गई 12 की, जिसको हम आम कॉमन जो कहते हैं 12(1), 12(2). अब 12(1) और 12(2) के हवाले से हमने पहले भी हमारी एक वीडियो आप अगर मुलाहिजा करें वो यूट्यूब पे मौजूद है कि सेक्शन 12(2) के सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स हैं। सेक्शन 12(2) के मैं इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ।
उसमें आपके ग्राउंड्स क्या हैं कि कोई भी डिग्री फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वांट ऑफ जुरिसडिक्शन से अगर ली जाए तो उसके ग्राउंड उसी कोर्ट में, आपको सेपरेट सूट फाइल नहीं करना, उसी कोर्ट में आप उसको चैलेंज करेंगे। अब उसके लिए लिमिटेशन 3 ईयर, 3 ईयर के अंदर आफ्टर नॉलेज आप उसी कोर्ट में ये उसका जो पिटिशन है वो दायर करेंगे। ये इसकी आ गई सेक्शन 12(2) की। जहां तक 12(2) जिसको हम कहते हैं उसका ये है कि जी कोई भी डिग्री जो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से या कोई आर्डर, कोई जजमेंट, कोई चीज़ भी ली जाए तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपकी सेक्शन 47 है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन के हवाले से भी, एग्जीक्यूशन में भी 3 चीज़ें जो 47 से रिलेटेड है कि कोई भी डिग्री जिसका सेक्शन 40C के अंदर ये मेंशन है, किसी डिग्री के इजरा की बाबत पैदा होने वाले रिलेटेड सवालात, इट सेज दैट व्हेनेवर एनी क्वेश्चन अराइज फॉर एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज, डिग्री सेटिस्फाई, कि एग्जीक्यूशन के दौरान या वो इफ़ाए कामुल हो जाती है, या वो डिग्री कंप्लीट हो जाती है, या उसके जो है सेटिस्फाई हो जाती है, जो चीज़ आप कोर्ट से एग्जीक्यूशन में मांग रहे थे वो कंप्लीट हो जाती है। ये होल डोमेन जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो बियॉन्ड डिग्री नहीं जाएगी, वो मेयर्स, वो चीज़ें अपने उठाएगी जो उस डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए CPC उसको अख्तियार देती है। अगर जो चीज़ उसको इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एंड ऑफ जस्टिस, या आप ये कह सकते हैं कि 155(1) इनहेरेंट पावर को भी साथ वो रख के, बाज़ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें वो CPC को साथ, वो 151 को भी इनहेरेंट पावर साथ अडॉप्ट करके उसकी इसमें डिग्री की एग्जीक्यूशन में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के अंदर आपका जो आ गया कमीशन का। अब कमीशन को सेक्शन 75 डील करती है। सेक्शन 75 के अंदर 3-4 उन्होंने मैटर रखे हुए हैं। अब कमीशन क्या होता है कि कोई मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप मौका पर जाना, कोई अकाउंट की निस्बत, कोई स्पॉट इंस्पेक्शन की निस्बत, कोई आपकी लोकल इन्वेस्टिगेशन की निस्बत, पार्टीशन की निस्बत, ये कमीशन के लिए भी कोर्ट जो है किसी को भी कॉम्पिटेंट उस मैटर का जो एक्सपर्ट हो उसको भेज के ये मैटर रिजॉल्व कर लेती है। अब इसके साथ जो हमारी आगे नेक्स्ट जो सेक्शन के हवाले से है वो अपील के हवाले से, कि अपील को कौन सी सेक्शन डील करती है, किस मैटर में अपील डिग्री के खिलाफ लाई करती है, किस मैटर में अपील जो है ऑर्डर के खिलाफ लाई करती है। ये अब हम इसको, क्योंकि मैंने जो आपके स्टार्ट में भी ये बात डिस्कस की थी कि सेक्शन जो है, सेक्शन का और ऑर्डर का और रूल्स का और सब रूल्स का, सेक्शन जो है वो आपकी कोडिफाइड, ये इसकी एक्सप्लेनेशन या सब्सटेंसिव या प्रोसीजरल वो आपको मिलेगा ऑर्डर में। ऑर्डर को फिर आगे रूल्स हैं, रूल के साथ सब रूल्स हैं। अब सेक्शन के अंदर उन्होंने जो सेक्शन की अपील के साथ जो डील करती है वो सेक्शन 96 है। वो किसके साथ, वो क्या उस चैप्टर के अंदर, अब पार्ट 7 जो है उसके अंदर ये डील हो रही है कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, किसके खिलाफ, डिग्री के खिलाफ, ऑर्डर के खिलाफ नहीं, डिग्री के खिलाफ। अब डिफिनेशन हमने पहले कर दी सेक्शन 2 में कि डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है। अब हम इसके साथ अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every degree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeal from the decision of such court। इसकी डिफिनेशन में अब इसके अंदर ये आपकी फिलिंग्स दी ब्लैंक्स या एमसीक्यूज के अंदर वो ये आएगी कि ये डिग्री के साथ जो आपकी अपील किस जो वो लाई करती है वो किस सेक्शन के तहत करती है। फिर उसके अंदर ये आपसे, अब इसके कौन सी चीजें हैं जिस पे अपील इसमें लाई नहीं करती। पहले 2 में पार्ट 1 आपने पढ़ लिया, जो आपका डिफिनेशन जी सेक्शन के अंदर, उसके अंदर आपका आ गया पार्ट 2, एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास एक्स पार्टी। अब प्रोवाइडेड आ गया तीसरी, नो अपील शेल लाई फ्रॉम ए डिग्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कंसेंट डिग्री पे। अब ये उन्होंने बता दिया। अब इसके अंदर ये देखें आपके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले आपका जी कि 96 के अंदर आपकी अपील जो है वो डिग्री पे लाई करती है, वो पूछेंगे, ये इस तरह पूछ सकते हैं। दूसरा कि जी आपकी ओरिजिनल डिग्री एक्स पार्टी के हवाले से आ सकती है। तीसरी कि जी नो अपील शेल लाई फ्रॉम ए डिग्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कंसेंट डिग्री। इसकी भी आप ब्लैंक बना सकते हैं, इसमें से भी आपके 1-2 क्वेश्चन
आ सकते हैं। अब ये तो आपकी आ गई डिग्री। अब इसको सेक्शन जो डील करती है 96, ये डिग्री के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं। फिर आर्डर आगे जाएंगे क्योंकि आर्डर 41 और आर्डर 43 आर्डर और डिग्री के लिए वो डील करते हैं, तो इसलिए अभी हम आर्डर तक नहीं जाते, हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शनों की हद तक अपने आप को कन्फाइन करते हैं। अब इसके साथ आपका जो आर्डर है, सॉरी आर्डर से मुराद जो है वो सीपीसी का आर्डर नहीं है, वो कोर्ट का आर्डर है कि कोर्ट के आर्डर के अगेंस्ट जो हम अपील जो आपकी फाइल होगी वो सेक्शन 104 के तहत होगी, सेक्शन 104 के तहत। अब सेक्शन 104 के तहत जो है वो उसमें 104 के अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 104 के अंदर उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि अपील आर्डर अगेंस्ट विच अपील लाइज। अब ये आ गया आपका, अब इसकी जो डिफिनेशन है हम वो पढ़ लेते हैं आपके सामने। अपील्स फ्रॉम आर्डर, ये हेडिंग है, आर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज, एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग आर्डर, कामा, and save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any law for time being in force, comma, from no other orders। अब क्या तीन आप उन्होंने उसके अंदर वो मेंशन किए हैं। एफ के अंदर आ गया जी एन आर्डर अंडर सेक्शन 35A कंपनसेटरी कास्ट, जो आपकी डिफिनेशन में आप देखेंगे पीछे जो उसकी 35A के अंदर वो मेंशन है। इसके साथ एन आर्डर अंडर सेक्शन 47 जो अभी हमने एग्जीक्यूशन का जिक्र किया वो वाला आ गया। इसी के साथ एन आर्डर अंडर सेक्शन 95H, एन आर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग ए फाइन और डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट वेयर सच अरेस्ट और डिटेंशन इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। अब आई जो आ गया, एन आर्डर मेड अंडर रूल्स फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय द रूल्स। अब इसके साथ लास्ट जो हम दो वो पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी आर्डर स्पेसिफाइड इन द क्लास एफ, वो एफ को जो उन्होंने ऊपर बयान किया, सेव ऑन द ग्राउंड दैट नो आर्डर आर आर्डर ऑफ फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द लेस अमाउंट आर टू हैव बीन मेड। अब टू, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी आर्डर पास इन अपील अंडर दिस सेक्शन। अब ये उन्होंने इसकी डिफिनेशन के अंदर ये जिक्र कर दिया कि आपकी किस पे, कौन से आर्डर पे आप अपील फाइल कर सकते हैं, ये जो इसके अंदर उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जिक्र जिनका हुआ है। अब इसी के साथ आपका जो हम सेक्शन डील करते हैं वो अपील की हद तक आपकी आ गई, कंसेंट डिग्री की हद तक आ गई। अब आपकी आ गई रिवीजन की, निगरानी जिसको कहते हैं। निगरानी को जो सेक्शन डील करती है वो 115। अब उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके हैं रिवीजन के। अब उसको हम थोड़ा सा जो ये बेयर एक्ट के हवाले से मैं पढ़ लेता हूं उसको हम इस तरह। ये जो आपका पार्ट 8 है, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। अब इसके अंदर उन्होंने जो रेफरेंस टू दी हाई कोर्ट 113, रिव्यू का जो आपका आ गया ये आपकी 114 और रिवीजन का जो आपका आ गया 115। अब रिवीजन की हद तक थोड़ा सा ये आपका रेफरेंस और रिव्यू और रिवीजन ये तीन चीजें अलग अलग हैं। अब रिव्यू हमेशा याद रखें, रिव्यू से आप ये समझ लें कि रिव्यू नजर सानी, अपने फैसले पे नजर डालना, दोहराना, दोबारा देखना, रिव्यू करना अपने फैसले को। ये उसी कोर्ट में दी जाती है एप्लीकेशन जिस कोर्ट ने वो फैसला सादर फरमाया, जिस कोर्ट ने फैसला दिया उसके पास ही आप रिव्यू फाइल करेंगे। अब रेफरेंस की जहां तक बात आ गई वो हाईकोर्ट के हवाले से उसके अंदर मेंशन है 113 के अंदर। अब इसके साथ आपकी जो रिवीजन की आ गई सेक्शन 115, द हाईकोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट टू सच कोर्ट and in which no appeal lie thereof, and if such subordinate court appears, कि जहां पे आपकी अपील लाए नहीं करेगी वहां पे आप रिवीजन फाइल करेंगे। अब रिवीजन फाइल करेंगे, रिवीजन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कौन से मैटर हैं जहां पे रिवीजन फाइल की जाएगी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो एरर किया, जो गलती की, किन किन मैटर में गलती की वो उसके अंदर मेंशन है। ये क्वेश्चन भी आपके इसके अंदर तीन चीजें मेंशन है। ए, to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, or B,
to have failed to exercise the jurisdiction so vested, or C, to have acted in exercise of jurisdiction illegally or with material irregularity। ये उन्होंने मेंशन कर दिया कि ना हासिलशुदा इख्तियारात को इस्तेमाल किया, हासिलशुदा इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया, और वो इख्तियारात जो उन्होंने उनको नहीं हासिल थे वो इलीगल तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किए। ये तीन जो उसके अंदर उन्होंने उसकी डिफिनेशन के अंदर मेंशन किए हुए, इलीगैलिटी, इरेगुलरिटी, जो उसकी एक्सरसाइज की जो अख्तियारात उनके पास वेस्टेड नहीं थे, उसके हवाले से ये रवीन के साथ। अब रवीन के हवाले से जो उसकी जुरिस्डिक्शन के साथ साथ, क्योंकि अब अमेंडमेंट में हमने मेंशन किया हुआ है, वो हम उसमें नहीं जाते, वो उन्होंने इस्लामाबाद की, केपी की, मुख्तलिफ जगह पे 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज इंटरम ऑर्डर के अगेंस्ट क्या है, वो चीजें हम उसमें नहीं जाते। सिर्फ कि जी जो सेक्शन है आपके एग्जाम की हद तक, हम सिर्फ एग्जाम की हद तक कन्फाइन करते हैं कि आपने इसको चेक करना है। और इसके साथ अब इसी के साथ आपकी इनहेरेंट पावर जो है 151, उसको जो है आपने लाजमी देखना है कि सीपीसी के अंदर सिर्फ उसकी डिफिनेशन को आप देखें, वो उन्होंने पूरी सीपीसी को सम अप किया हुआ है, नेचुरल जस्टिस को सम अप किया हुआ है, इक्विटी को सम अप किया हुआ है। उसके अंदर सिर्फ मैं वो पढ़ लेता हूं, इनहेरेंट पावर, द सिविल कोर्ट में पास एनी ऑर्डर टू मीट एंड ऑफ जस्टिस, टू स्टॉप एब्यूज प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग। अब ये इसके अंदर आप देख लें, ये उन्होंने उसको पूरे को, वो जैसे कहते हैं ना हम, उसने सम अप करके कि पूरी सीपीसी को, कि जहां पे भी आपको जरूरत के तहत इंसाफ के तकाजे पूरे करने की खातिर आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे प्रोसेस, कोर्ट का प्रोसेस मुतासर न हो। तो आज के टॉपिक से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला कि आप मुस्तफीद होंगे। इंशाल्लाह ताला हम इसके साथ बाकी जो ऑर्डर्स के हवाले से, पीपीसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं जल्द अज जल्द आपके एग्जाम से पहले हम इसको जो है वो आपके लिए हम शेयर करें। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।